अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम 10th बायोलॉजी चैप्टर 17 बायोटेक्नोलॉजी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द ऑर्गेनिजम्स यूज्ड इन फर्मेंटेशन फॉर मेकिंग ब्रेड, अल्कोहल, चीज़ एंड योगर्ट। हमने उन ऑर्गेनिजम्स का बताना है जो कि ब्रेड को, अल्कोहल को, चीज़ को और योगर्ट को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ब्रेड बनाने के लिए आपको पता है ब्रेड के पीछे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है और ज़्यादातर जो यीस्ट होते हैं उनके अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ही होती है। तो ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट वगैरह को यूज़ किया जाता है जो कि एक तरह का फंजाई है, एक यूनिसेलुलर फंजाई है। इसके बाद अल्कोहल बनाने के लिए भी यीस्ट वगैरह को यूज़ किया जाता है, जैसे सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, ये एक तरह की यीस्ट है। और डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बहुत सी डेयरी प्रोडक्ट्स की फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया वगैरह को, जैसा कि चीज़ बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस को यूज़ किया जाता है जो कि बैक्टीरिया है, और योगर्ट बनाने के लिए भी लैक्टोबैसिलस को यूज़ किया जाता है जो कि एक बैक्टीरिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेडिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय लार्ज स्केल फर्मेंटेशन। यानी फर्मेंटेशन के ज़रिए कौन कौन सी मेडिकल प्रोडक्ट्स सिंथेसाइज की जाती हैं। बहुत सारी प्रोटीन्स, एंजाइम्स और मेडिसिन्स को प्रिपेयर किया जाता है फर्मेंटेशन के ज़रिए, जैसे कि इंसुलिन जो कि एक प्रोटीन है जिसे यूज़ किया जाता है डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए या शुगर के पेशेंट्स के लिए, और ये इंसुलिन फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए बनती है। पेंसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है जो बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज़ के अगेंस्ट यूज़ की जाती है, इसे भी फर्मेंटेशन के ज़रिए बनाया जाता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए सिंथेसाइज किया जा सकता है। बहुत सारे एंजाइम्स को और बहुत सारी और प्रोटीन्स को जो कि मेडिसन के अंदर, मेडिकल के अंदर मुख्तलिफ प्रोसीजर्स में यूज़ होती हैं, उन्हें भी सिंथेसाइज किया जाता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए, और बहुत सारी और मेडिसिन्स को भी फर्मेंटेशन के ज़रिए बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल यील्ड। एग्रीकल्चर के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग ने कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट की हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्रीज़ द क्रॉप यील्ड, क्रॉप की यील्ड को इसने इम्प्रूव किया है। दैट रिड्यूस द नीड ऑफ पेस्टिसाइड, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए ऐसी क्रॉप्स बनाई गई हैं जिनमें पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है पेस्ट को किल करने के लिए, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए क्रॉप्स में से। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए ऐसी क्रॉप्स बनाई गई हैं जो कि पेस्टिसाइड्स रेजिस्टेंट हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट हैं। तो पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इसके साथ साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग ने ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस किए हैं जो कि रेजिस्टेंट है डिफरेंट पैथोजन के हवाले से, मतलब डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट पैथोजन्स जो कि क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनके हवाले से प्लांट्स जो हैं वो रेजिस्टेंट है। तो इस लिहाज से प्लांट की जो यील्ड है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी वो रेजिस्टेंट होते हैं पैथोजन के हवाले से। वैसे जो पैथोजन होते हैं वो प्लांट्स को तबाह करते हैं, जिसकी वजह से यील्ड जो है वो डिस्टर्ब होती है, प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो डिस्टर्ब होती है। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम एनिमल्स की तरफ जाएँ तो हमने ऐसी वैक्सीन्स बना ली हैं जो कि यूज़ की जाती हैं एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने में। इसके साथ साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हमने एनिमल क्लोनिंग के जो प्रोसेस है उसे भी पॉसिबल बना लिया है। एनिमल क्लोनिंग इज़ पॉसिबल बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी अगर हम कोई ऐसा एनिमल जो है वो रिप्रोड्यूस करवाना चाहते हैं जिसके अंदर कोई डिज़ायरेबल करेक्टर्स हमें चाहिए, तो उन्हें, उस एनिमल को हम एनिमल क्लोनिंग के ज़रिए प्रोड्यूस करवा सकते हैं, और उस एनिमल के अंदर डिज़ायरेबल करेक्टर्स जो हम करेक्टर्स चाहते होंगे वो उसके अंदर मौजूद होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोब्स आर कॉमनली यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। माइक्रोब्स को बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कॉमनली यूज़ किया जाता है। व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ ईच ऑफ दीज फीचर्स ऑफ माइक्रोब ग्रोथ, मतलब यहाँ पर माइक्रोब्स के कुछ फीचर्स बताए गए हैं, हमने हर एक फ़ीचर का बेनिफिट बताना है। सबसे पहले है माइक्रोब कैन रिप्रोड्यूस क्विकली, माइक्रोब जो है वो क्विकली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है अगर वो क्विकली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो हम अगर उनसे कोई प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं तो वो प्रोडक्ट हमारे पास लेस टाइम में बन जाएगी। इसके बाद दूसरा है, माइक्रोब्स कैन ग्रो इजीली ऑन वेस्ट मटेरियल। माइक्रोब्स अगर वेस्ट मटेरियल के ऊपर जो है वो इजीली ग्रो कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर हम उन्हें वेस्ट मटेरियल के ऊपर ग्रो करवाएंगे तो पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस होगी, और इसी के साथ साथ ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस है, ठीक है। और इसके बाद है, माइक्रोब्स आर वेरी एफिशिएंट प्रोटीन्स प्रोड्यूसर। अब माइक्रोब्स जो हैं वो एफिशिएंट प्रोटीन प्रोड्यूसर्स हैं, तो हम माइक्रोब से बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स बनवा सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। मैनी प्रोटीन्स लाइक इंसुलिन और इम्यून प्रोटीन्स को हम जो है माइक्रोब्स की मदद से सिंथेसाइज करवा सकते हैं, और वो ईज़िली अवेलेबल होती हैं, लेस प्राइस में ईज़िली अवेलेबल हैं, ठीक है। बहुत सारी प्रोटीन्स जैसे कि इंसुलिन और इम्यून प्रोटीन्स को हम
इन माइक्रोब से सिंथेसाइज करवाते हैं और वो इजीली अवेलेबल हैं लेस प्राइस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ट्रेडिशनल फूड मेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। हमने ट्रेडिशनल फूड्स बतानी है जो कि माइक्रोब्स की मदद से बनाई जाती हैं, जैसे योगर्ट, पिकल, विनीगर, चीज़, बियर, वाइन। इनको हम माइक्रोब्स की मदद से फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए सिंथेसाइज करवाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, विच माइक्रोब आर इन्वॉल्व इन बेकिंग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। कौन से माइक्रोब्स को डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस को यूज़ किया जाता है जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी फर्मेंटेशन के लिए। और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द शुगर दैट आर फर्मेंटेड इन ब्रोइंग इंडस्ट्री। ब्रोइंग इंडस्ट्री के अंदर जो हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए डिफरेंट मशरूबात बनाते हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो शुगर का सोर्स क्या होता है। सोर्स ऑफ शुगर फॉर ब्रोइंग इंडस्ट्री और सीरियल ग्रेन्स, मुख्तलिफ जो अनाज के दाने होते हैं, मुख्तलिफ जो अनाज होते हैं जैसा कि वीट हो गया, कॉर्न हो गया, उन्हें यूज़ किया जाता है। उन्हें पहले माल्टिंग के प्रोसेस के ज़रिए गुजारा जाता है और उन्हें ड्राई किया जाता है। ठीक है, तो ये बेस्ट सोर्स है ब्रोइंग इंडस्ट्री के लिए शुगर का। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ डू बबल्स ऑफ CO2 गैस हेल्प टू मेक ब्रेड। जो CO2 गैस से बबल प्रोड्यूस होते ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वो किस तरह से ब्रेड बनाने में हेल्प करते हैं। जब यीस्ट क्या करता है, ये असल में जो डो होता है उसको ब्रेड में कन्वर्ट करता है, जो आटा होता है उसे ब्रेड में कन्वर्ट करता है। यीस्ट कन्वर्ट डो इनटू ब्रेड बाय अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब CO2 रिलीज़ होती है इस प्रोसेस के ज़रिए, वो क्या करती है CO2, वो जो डो होता है उसकी मतलब उसको राइस करती है, उसको फैला देती है, मेकिंग एयर स्पेसिस इन द ब्रेड। और एयर स्पेसिस जो ब्रेड के अंदर बनती हैं वो भी किसकी वजह से बनती हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगर्ट मैन्युफैक्चर रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 40 डिग्री और एक्सप्लेन द प्रिसाइजली व्हाई दिस इज़ बेस्ट टेम्परेचर टू यूज़। अच्छा, तो योगर्ट जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेस्ट जो है वो बनता है, उसकी रीज़न बताएं। बिकॉज दिस टेम्परेचर एट दिस टेम्परेचर बैक्टीरिया डिवाइड एफिशिएंटली, क्योंकि ये जो योगर्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है मिल्क से, उसके पीछे बैक्टीरिया ही होते हैं और इस टेम्परेचर पे बैक्टीरिया एफिशिएंटली ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया जो हैं ये सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के हवाले से। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो बैक्टीरिया डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं, और अगर बहुत कम टेम्परेचर हो जाए तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। इस वजह से इस टेम्परेचर पे योगर्ट मैन्युफैक्चर अच्छी तरह से होता है, क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छी तरह से होगी और वो मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद 8 क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज एन इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर दिखाया गया है। नेम द स्ट्रक्चर P, Q एंड R। यहाँ पर ये जो P है, ये P ये बेसिकली है वेक्टर, और ये जो Q है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और R जो है जब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो ये रिकम्बिनेंट DNA बन जाता है। इसके बाद जो स्टेप होता है फिर ये रिकम्बिनेंट DNA इसे ट्रांसफ़र किया जाता है होस्ट के अंदर। नेक्स्ट स्टेप ये वाला है, इन नेक्स्ट स्टेप रिकम्बिनेंट DNA इज़ ट्रांसफर्ड इनटू होस्ट। इसके बाद यहाँ पर फ्लो चार्ट दिखाया गया है एनारोबिक रिस्पिरेशन का। हमने आइडेंटिफाई करना है A, B, C को। तो यहाँ पर A जो है जिसमें ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है 2 पायरुवेट में, प्लस 2 ATP यहाँ पर सिंथेसाइज हो रही हैं। तो ये जो पहला प्रोसेस है ये ग्लाइकोलाइसिस हो गया। जो B है यहाँ पर हमने ये आइडेंटिफाई करना है, और यहाँ पर ये जो C है। अच्छा, अब C ये होगा इसमें से एक तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी और एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कौन सी होगी, B या C? C वाली होगी, क्योंकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है, सॉरी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है और अल्कोहल भी बनती है। तो 2 प्रोडक्ट्स बनती हैं, इस वजह से C वाली अल्कोहलिक होगी और B वाली होगी लैक्टिक एसिड। तो B लैक्टिक एसिड, C अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे हैं मेंशन द प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट 1, यहाँ पर I नहीं है 1 है, तो ये 1 यहाँ पर क्या होगा, लैक्टिक एसिड ही होगा क्योंकि ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। और 2 और 3, 2 में इथेनॉल यानी ये अल्कोहल है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, ये 2 और 3 में आ जाएगा।